नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी के पुराने पुलिस चौकी के पास मिला एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। 8 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला अधिवक्ता संघ ने असहयोग की कही बात। वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार के आरोपी को 3 वर्ष की सजा, 7 साल पूर्व दिया था घटना को अंजाम। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में परेशान हो रहे ग्रामीण अंचलों से आए दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र के लिए घंटों कराया जा रहा इंतजार। कृषि यंत्रों को लेकर शासन स्तर पर अब तक तय नहीं किया गया टारगेट। शासकीय लाभ से वंचित हो रहे अन्नदाता। सीसीएफ पर लगे आरोप की भोपाल टीम ने की जांच। पीड़िता के दर्ज किए गए बयान। और नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 दिसंबर को होगी मतगणना। मतगणना स्थल में प्रशासन की ओर से किया जा रहे पुख्ता इंतजामात। और अब समाचार विस्तार से। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी पुलिस चौकी के पास स्थित हनुमान मंदिर के परिसर में 45 वर्षीय एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की शिनाख्त तनक दमाही के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक परिवार का छोटा लड़का था और मजदूरी कर अपना जीवन चला रहा था, जो रात को घर नहीं पहुंचा। वहीं शुक्रवार को उसका शव बरामद किया गया। इस मामले की तस्दीक पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना से की जानकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी। मृतक के भाई द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी भाई की लाश भाई तनक सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे। मृतक के सर में चोटें हैं। हत्या होना प्रतीत है और उसका पीएम कराकर अग्रिम कार्रवाई प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जाए। सर, अभी जांच में क्या पाया गया? किसी पर घटना के संबंध में वो परिवारजनों द्वारा बताया गया? सर, अभी परिवार द्वारा 1-2 व्यक्तियों पर शंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी जांच की जाएगी। और अभी प्राथमिक तौर पर मर्ग पंचायतनामा कार्रवाई कराकर उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश और उसकी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में 8 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जो जिले में समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 से किया जाएगा, जिसके लिए जिले में 19 खंडपीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों के लगभग 1500 प्रकरणों को रखा जाना है, जहां आपसी सहमति से राज्य योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं जिला अधिवक्ता संघ ने नेशनल लोक अदालत को लेकर खंडपीठ के अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में शामिल न होने की बात कही है। इस संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलिवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, कल नेशनल लोक अदालत है, आप लोग अधिवक्तागण कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं अदालत? हमारा विरोध करने का कारण था नेशनल लोक अदालत 8 तारीख की शनिवार की कल जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट को सूची भेजी गई थी खंडपीठ में बैठने वाले अधिवक्ताओं की। वहाँ पे पदस्थ कर्मचारी जो हैं और अधिकारी, उन्होंने मनमानी तरीके से अधिवक्ताओं के नामों की सूची जो पूर्व में थी उसी को रिपीट करते हुए अब सूची बना दी है। हमारे द्वारा भेजी गई सूची नहीं बनाई उन्होंने। और पूर्व में जो अधिवक्ता 3 बार नेशनल लोक अदालत में बैठे थे, उनको रुपया तक नहीं मिला आज तक। उनको जो मानदेय मिलता है और जो मानदेय मिलता है वो भी नहीं दिया गया आज तक। इसलिए जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट जो खंडपीठ में बैठने अधिवक्ता हैं, उनसे निवेदन करता है कि खंडपीठ में कोई भी अधिवक्ता नहीं बैठेंगे कल।
बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह से मुलाकात कर मतगणना संबंधी विषयों पर चर्चा की। श्री भगत ने कहा कि डाक मतपत्र उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी मतदान करने से वंचित हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में चल रहे डाक मतपत्र मतदान की गोपनीयता को बेहतर बनाने की बात कही। श्री भगत ने कहा कि मतगणना को लेकर मतगणना स्थल में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए जिनके पास निर्वाचन परिचय पत्र उपलब्ध हो। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोस्टल बैलेट से जो मतदान होना है, हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर, छोटे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, इन लोगों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में अभी तक जो है उनको पोस्टल बैलेट नहीं मिल पाए हैं, जबकि उन्होंने फॉर्म 12 जो है जो समय के अंदर पहले ही जो है उन्होंने दे चुके हैं। और हमारे कर्मचारीगण दर की इधर रोज आ रहे हैं, रोज उपस्थिति दे रहे हैं, रोज उनको ये कर रहे हैं, मगर अभी तक उनको नहीं मिला। तो जब हम सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मतदान 100% होना चाहिए और वहीं अधिकारी वर्ग हमारा जो है इससे वंचित रहे, ये तो समझ के परे है। ऐसा लगता है कि दबाव में आकर उन लोगों को वंचित रखने की साजिश तो नहीं हो रही। हमने ये आगाह किया जिला निर्वाचन अधिकारी से कि सभी लोगों को जो है वो पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराई जाए और उनके मतदान की व्यवस्था में भी जिस तरह से वो नहीं था, जो उनकी प्राइवेसी बनी रहना चाहिए, परकोट नहीं था, बूथ टाइप का और खुले में बिल्कुल जो मतदान जो अपना पोस्टल बैलेट लेके घूम रहे थे, तो हमने कहा इसकी भी जरा सिस्टमेटिक ढंग से इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जो हमारे स्ट्रांग रूम से के सुरक्षा के संबंध में है, वहाँ भी जो है वो जो बिजली न जाए, वो सारी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए और अनाधिकृत व्यक्ति भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी वहाँ जाता है उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड या उसका नाम, फोटो, ये सब गले में लगा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाए, आजकल रिमोट कंट्रोल से ईवीएम हैक होने का भी डर रहता है, तो वो बात भी जो है उसको भी देखा जाए कि बाहरी व्यक्ति इस तरह से कोई असर ना आए। जनपद पंचायत बालाघाट के सभा कक्ष में रोजगार सहायक सचिवों और सहायक यंत्रियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद पंचायत के मनरेगा अधिकारी रूपेश इवने के द्वारा कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसका 100% इसने जो है टाइमली पेमेंट ये कर रहा है। अब ऐसा दोबारा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में हुआ है वो काम, जो बकायदा नोटिस हम हुआ आना चाहिए हमारे पास, नोटशीट में नोटिस सीओ साहब की तरफ से। लिंगा 82%, इसका भी ठीक है यहाँ पे नीलेश, बढ़िया, इसको 100 करने बोलो। मानेगांव। इस संदर्भ में मनरेगा अधिकारी श्री इवने ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये अभी वर्तमान में आचार संहिता के दौरान ज़्यादा काम नहीं खोल पाए, जो नए काम हमें करना था वो नहीं खोल पाए। हमारे पास में जितने पुराने काम चल रहे थे वही चल रहे थे और अभी वर्तमान में आचार संहिता ख़त्म होते आ रही है, तो इसके संबंध में हमने बैठक रखवाए थे कि जो भी आचार संहिता ख़त्म होने के बाद हमें नए काम खोलना है और लेबर जिनको अभी रोज़गार नहीं मिल पाया आचार संहिता के दौरान काम नहीं होने के कारण, उनको अत्यधिक संख्या में नए काम खोलने और जितने भी जॉब कार्डधारी वंचित रह गए इस दौरान काम के लिए, उनको अधिक से अधिक रोज़गार प्रदान करने के लिए एक प्लानिंग करने के हिसाब से बैठक रखी गई थी, जिसमें रोजगार सहायक सब विन्यास और ग्राम पंचायतों के सचिव आए हुए थे। सर, फटकार भी लगाई गई है कुछ बातों को लेकर। हाँ, कुछ रोजगार सहायकों का जो परफॉर्मेंस था वो पहले की अपेक्षा अभी भी ख़राब है और संभवतः भविष्य में भी ख़राब रहेगा। इस कारण से उन्हें एक अंतिम हिदायत देकर के चेतावनी दी गई है कि अगर वे 30 दिसंबर तक अपना परफॉर्मेंस सुधारते नहीं हैं तो उन पर निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर के शासकीय जटाशंकर महाविद्यालय में शुक्रवार को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 से अधिक छात्र शामिल हुए। इस सम्मेलन में छात्रों को आवश्यक जानकारी दी गई। आपको यह भी बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज से पास आउट छात्रों के हित में एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की जानकारी रखी जाएगी। साथ ही उन्हें आगामी भविष्य को लेकर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 300 से अधिक बच्चों को इस जिले में ऋण अभी मिल चुका है, तो 30% साधारण जिसमें छूट है, सामान्य जाति के पुरुष को 15% अधिकतम 1 लाख
संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सेमिनार आयोजित किया गया जी। कितने बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया? अभी लगभग 250 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हम लोग का टारगेट लगभग 500 है, ऐसी उम्मीद है कि 500 बच्चे हैं। सर क्या क्या बताया जा रहा है पूर्व छात्रों को? पहली बात तो ये जो स्कीम शुरू की है उच्च शिक्षा विभाग की, उसका पूरा इंट्रोडक्शन उनको दिया गया। एक फॉर्म उनसे भराया जा रहा है जो उनसे जानकारी में हमारे रिकॉर्ड में रहेगा और भविष्य में उसको ऑनलाइन किए जाने की योजना है। और 2 हमने इन्फॉर्मेशन दी है, 2 कंपनीज थे, एक ICICI बैंक और एक CASA ग्रुप कहलाता है वो, जो IT फील्ड का है। वो भविष्य में अगले 1 महीने के अंदर कैंपस करना चाह रहे हैं, तो उसकी जानकारी दी गई है और उनसे सहमति मांगी गई है। पूरी उनके रिकॉर्ड बताएं कि उनके क्या रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज वगैरह क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो बच्चे अपनी सहमति देंगे उनसे हम आगामी 1 महीने के अंदर एक अच्छा कैंपस इंटरव्यू करेंगे। शासन के निर्देशों के तहत 15 नवंबर से किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, लेकिन परिवहन न होने के चलते जिले के काफी धान खरीदी केंद्रों में धान डंप अधिक हो गया है। अब उनमें धान रखने के लिए स्थान नहीं बचा है। हालांकि जिला प्रशासन ने व्यवस्था को सुधारते हुए परिवहन प्रक्रिया को बहाल कर धान का उठाव शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस सहकारिता में सहकारी बैंक और सहकारी समितियां मात्र हितग्राही किसानों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से एजेंसी के रूप में काम करती है। धान की खरीदी करती है नान, और उसके बीच में एजेंट के रूप में काम करते हैं मार्केट। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समय पे बोरा पहुंचाएं और समय पे खरीदी गई धान का परिवहन करें। परिवहन का टेंडर हो चुका है, बालाघाट से प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ऊपर से इसका क्यों ओके नहीं किया गया, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। ऊपर बैठे प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो लोग किसानों की कठिनाई को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरे धान खरीदी केंद्रों में अधिकतम मात्रा से धान खरीदी की जा चुकी है। उनके पास ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां वो धान की गट्टियों को जमा कर सकें, और धान खरीदी को बंद करना पड़ा है। अभी मेरी जिला विक्रय अधिकारी से मेरी बात हुई थी, DMO से, तो उन्हें बताया था कि हमने स्थानीय स्तर पर पिछले बार के हमारे जो परिवहन हमारे ठेकेदार थे उनसे बात की है, और वो लोग अभी 12 तारीख तक संभवतः वो अपने इस परिवहन के कार्य को संचालित करेंगी। और कहीं कहीं जैसे चांगुटोला में, कीनी में, मनेरी में ऐसी धान का उठाव प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्द धान उठना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक बिंदु जो अटका हुआ है वो भोपाल स्तर पर मार्केट के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव महोदय हैं, चाहे वहाँ के हमारे CMD हो। वहीं चिचगांव के किसान अपनी फसल को लेकर अब भी परेशान हैं, क्योंकि उनका धान खरीदी केंद्र अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रायजादा ने बताया कि जहां उनका पहले केंद्र था उसे यथावत रखा गया है। इस केंद्र के माध्यम से ही खरीदी किए जाने की संभावना है। इस संदर्भ में कलेक्टर के द्वारा मार्कफेड को पत्र लिखा गया है कि खुरसोड़ी क्षेत्र का हमारा एक गांव चीजगांव, जिसके हमारे हितग्राही किसानों का पंजीयन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि किस समिति के माध्यम से उनकी धान खरीदी जाएगी। वास्तव में वो हमारे खुरसोड़ी समिति के सदस्य हैं, और जैसा कि सॉफ्टवेयर में 1000 तक किसानों को लिए जाने का व्यवस्था है, जो 1200 के बाद उस सॉफ्टवेयर उनके नामों को नहीं लेता, इस कारण वो गाँव के नाम रह गए थे। कलेक्टर महोदय से चर्चा जो हुई है, कलेक्टर महोदय ने मार्केट भोपाल को लिखा है कि हमारे चीजगांव जो कि खुरसोड़ी पंचायत के हमारे सदस्य समिति के, उसी में उनके सदस्यों का पंजीयन कराया जाएगा और वहीं उनकी धान खरीदी होगी। सर क्या लगता है सर, कब से खरीदी करना चालू कर देंगे? नहीं, धान खरीदी तो करके प्रारंभ हो गई है और 1-2 दिन के अंदर चीजगांव वालों का भी नाम वहाँ पंजीयन में ले लिया जाएगा। खरीदी नहीं की। देखिए क्या है कि जो हमारे सेवा सहकारी समिति खुरसोड़ी है, इसमें चीजगांव को जोड़ा जाना है। सेवा सहकारी समिति हमारी जो कायदी है उसमें भी शेष जो हमारे कासपुर के जो गाँव वो हैं सदस्य, उनको जोड़ा जाएगा। ऐसी सेवा सहकारी समिति हमारी जो डोकरबंदी है उसमें लवादा के किसानों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो उसी समिति के सदस्य भी हैं। इसी तरह सेवा सहकारी समिति हमारी नेवर गांव है, पाथरी जो उसका इनका जो समिति गांव है
पाथरी को उसमें जोड़ा जाएगा। विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित किरणापुर, इसमें धड़ी को जोड़ा जाएगा। जी 5 गाँव को मतलब ये 5 गांव इन्हीं समितियों, खरीदी केंद्र की समितियों के ही सदस्य हैं। किसी अन्य में इनको जोड़ेंगे तो उनकी दूरी बढ़ जाएगी और किसानों में अशांति फैलेगी। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय ने प्रयास किया है और उसके ऊपर लिखा भी है और संभवतः बहुत शीघ्र उनके समितियों में पंजीयन हो जाएंगे और ये खरीदी की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 11 दिसंबर को नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जानी है। प्रशासन के द्वारा इनकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। यहां सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आसपास के परिसर में पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना स्थल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यार तो भर के लाना बंडला 2-3 राउंड सर ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है अभी यहाँ पे? हम 11 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना होनी है 6 विधानसभाओं की। उसके संबंध में पार्किंग व्यवस्था के संबंध में तैयारियाँ चल रही हैं। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सर? कैसी व्यवस्था रहेगी यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था में? यहाँ पे जो अभी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहाँ पे यानी पूरे कर्मचारियों की पार्किंग है और आगे से अंतर आए तो पूरे जितने भी यानी प्रत्याशी आएंगे लोगों की पार्किंग की व्यवस्था बाईपास। पिछले माह किरणापुर कीनी वन परिक्षेत्र की बीट मंडवाझरी में पदस्थ महिला वन रक्षक रंजीता बोरकर ने सीसीएफ मोहन मीना पर लांजी में एक मीटिंग के दौरान अपमानित व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीड़िता ने सीसीएफ मोहन मीना के खिलाफ एसपी, कलेक्टर और अजाक्स थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में वन अधिकारियों ने रंजीता को सस्पेंड कर दिया था। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक वन भू अभिलेख अधिकारी संयुक्ता मुदगल भोपाल से डीएफओ कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता रंजीता बोरकर और अन्य गवाहों को बयान के लिए बुलाया। इस कार्रवाई के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीड़िता रंजीता बोरकर ने बताया कि शिकायत की जांच करने भोपाल से आई अधिकारी ने उनका पूरा बयान दर्ज किए बिना ही उनके हस्ताक्षर करा लिए, जिसकी कॉपी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वे इस विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। सर वो मतलब जब मैंने इसकी शिकायत करी थी, मैंने वन विभाग में तो कोई आवेदन नहीं दिया, पर संघ के माध्यम से शायद उनके पास गया और वो मैडम आई थी आज बयान लेने इसी चक्कर में। पर उन्होंने बयान जी बयान लिए, पर मैं उस बयान से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं अब यहाँ पर नहीं देना चाहती और जो मेरे गवाह भी है वो लांजी में ही देना चाहते हैं बयान। कितने गवाह हैं ऐसे? 200 से ज़्यादा है। तो कितने गवाहों को बुलाया गया था? सिर्फ 15 से। तो उन लोग क्या पूरे जन लांजी में देना चाहिए? किसके पक्ष में है गवाह? आपके पक्ष में है इनके? जी हाँ, मेरे पक्ष में। तो क्या लग रहा है कि ऐसे आपके जो बयान जो लिए गए, जो आप बताना चाहते थे वो नहीं लिए गए, दूसरी चीज़ लिए गए, ऐसा कहना है? जी वो तो लिए गए हैं, पर जो आदमी मुझे पीछा करते हुए जो मुझे बोल रहा था कि सीसेप सर से मिल लो, वो मैं लिखवाना चाह रही थी, उन्होंने नहीं लिखा। ऐसा है कि जो मैडम आई उनके आप जो कार्रवाई उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप इसकी कार्रवाई कहाँ से करना चाहते हैं? सर मैं अब किसी दूसरे विभाग से करना चाहती हूँ और जो भी बयान होंगे लांजी में ही होंगे। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो मैडम आई हैं वो सीसीएफ महोदय को बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में तो मैं। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप बागड़े ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही यह कार्यवाही एक तरफा है और मामले की जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो जांच के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनको शिकायत की थी, वहाँ पर कहा था जांच करने के लिए, तो उन्हें कॉपी दी थी, तो शायद उसी कॉपी के आधार पर ये यहाँ पर आए हैं जांच करने। पिछले बार भी आए थे श्रीमान एसपी शर्मा साहब, एपीसीसीएफ थे वो,
तो उनने भी जांच में मतलब लीपापोती करने का प्रयास किया था। आज भी मैं सवेरे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, लगभग मेरे ख्याल से 10 बजे में 11 बजे यहाँ पहुँच चुका था। 11 बजे से अभी लगभग टाइम हो रहा है 4:15 बज गया, मुझे अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं सवेरे से बैठा हूँ कि मैं कम से कम जाके उनसे मैडम से बात करूँ, तो मुझे बात नहीं करने दिया जा रहा है। और वो लड़की से भी संतुष्टिपूर्ण जो बयान नहीं हुए हैं, उसके जो एक्चुअल जो अपराध था उस अपराध को उन्होंने नोट ही नहीं किया, अपने हिसाब से बयान लिख रही हैं और अपना दस्तखत करवा लिया उनसे। तो और मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। वो बयान कॉपी भी नहीं दी वो बालिका को। कॉपी देने के लिए मेरे को मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जाके कम से कम कॉपी तो ले आओ, तो मेरे को घुसने ही नहीं दे रही है, अंदर ही नहीं जाने दे रही है। बाहर के आदमियों से बात नहीं करेंगे बोल रही है। इस मामले पर अभी तक किसी से कार्रवाई नहीं की, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो सब पूरा जो मतलब है कि वो एक तरफा बयान चल रहे हैं पूरे के पूरे। जो गवाह हैं, गवाहों ने कहा था कि लांजी में बयान एक साथ हम देंगे, तो उनको वहाँ बयान न लेकर यहाँ बुलवाया जा रहा है। एक आदमी को आने जाने में 200 रुपये लगता है और वो 200 लोग हैं, 200 लोगों को यहाँ पर बुलाना सबकी आर्थिक रूप से परेशान करने वाली वो चक्कर चल रहा है यहाँ। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान CCF मोहन मीना ने बताया कि मामले की जांच होने और उन पर लगाए गए आरोपों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जिले के किसानों को जहां एक ओर अपनी धान की फसल को बेचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, वहीं कुछ किसान कृषि यंत्रों के लिए शासकीय कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को नगर के पावर हाउस रोड स्थित कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में बैयर मोगांव निवासी भासंत दंपति कृषि संबंधी यंत्रों की खरीदी के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें इस संदर्भ में पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें मायूस होकर कार्यालय से लौटना पड़ा। वहीं इस संदर्भ में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहायक कृषि यंत्री GS ध्रुवे ने दूरभाष पर बताया कि कृषि यंत्रों को लेकर अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आचार संहिता के बाद टारगेट प्राप्त होने पर किसानों को लाभ दिया जाएगा। मैं अजीत दास भासंत। कहाँ रहते हैं? मैं जबलपुर रहता हूँ, मगर हमारी खेती की ज़मीन जो है कुमादेही मोहगांव में है। ये तहसील परसवाड़ा पड़ता है। आज आप यहाँ पर अभियांत्रिकी कार्यालय पहुँचे थे, किस उद्देश्य को लेकर? मैं क्या है, मेरे को खेती मेरी थोड़ी सी है, तो मैं खेती की धान कटाई मशीन रीपर खरीदने के उद्देश्य से आया था। मगर इसकी जानकारी के लिए मैं पहले गया कलेक्टेड ऑफिस में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ने मेरे को यहाँ पर भेजे हैं। अच्छा, तो यानी ये बताएं कि यहाँ पर आपकी अधिकारी से बात हुई होगी, क्या बात हुई? हाँ, तो मेरी अधिकारी से बात हुई, बोले अभी टारगेट है नहीं है, अभी चुनाव के कारण से अभी वो आचार संहिता लगा हुआ है। अच्छा, तो हमने कहा टारगेट कब तक समाप्त होगा, तो बोले अभी कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद ही बता पाएंगे, ऐसे बोले। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि किसानों को किस प्रकार से ये व्यवस्था दी जाएगी या सब्सिडी दी जाएगी, इस बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं बताए हैं। अच्छा, सिर्फ टारगेट के संबंध में बताया है कि अभी टारगेट अभी है नहीं है। शासन के द्वारा दिव्यांगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए स्थानीय जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि इस केंद्र में जिले के सुदूर अंचलों से आने वाले दिव्यांगों को बेहतर मार्गदर्शन और चिकित्सा सेवाएं मिल सके। लेकिन पुनर्वास केंद्र में पदस्थ चिकित्सकों की लापरवाही के चलते ग्रामीण अंचलों से आने वाले दिव्यांगों को बगैर चिकित्सा सेवाओं के ही मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। आपको बताएं कि जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगों की जांच, उपचार और मार्गदर्शन के साथ साथ विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। लेकिन इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए दिव्यांगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में मौजूद चिकित्सकों में से अधिकांश चिकित्सक महज औपचारिकता ही निभाते हैं और दिव्यांगों को सही मार्गदर्शन देने के बजाय उन्हें केंद्र में घंटों बिठा कर रखा जाता है। इस संदर्भ में खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत सालेबर्डी से आए दिव्यांग युवक जीवन परते ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कहाँ से आए आप? सालेबर्डी से आए। यहाँ किस लिए आए? विकलांग सर्टिफिकेट बनाने आए थे। बन गया? नहीं बना है, बस यहाँ कागज लेके। अच्छा, कितने घंटे से बैठे हुए हैं? 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया। कोई डॉक्टर है कि नहीं? सर लोग आए थे तो चले गए। हम गए थे सर तो हमको बोले बैठो बोले, मैंने बैठा के चले गए। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब देख रहे कौन करता नहीं करता। कितनी दूरी पड़ती है यहाँ पर? यहाँ से 50-60 किलोमीटर। कितना पैसा लगा के आए? 150 का तो पेट्रोल ही लग गया आने के लिए, जाने। पहले भी आए थे क्या? आया था एक बार पहले, लेकिन वापस चले गए, लेट हो गया था। क्या नाम है आपका? वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक अरविंद डामोर ने कहा कि वे इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।
वारासिवनी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में भी भूतपूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य सरिता कोल्हेकर व SN गेडाम सहित तमाम स्टाफगण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पास आउट छात्रों को उनके भविष्य से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम जैसे कि मध्य प्रदेश के पास में हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, अगर आप सर आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर SS गेडाम, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र। सर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज जो है महाविद्यालय का वर्ल्ड बैंक का जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है लगभग 10 करोड़ का। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि सत्र 17-18 में जो विद्यार्थी यहाँ से पास होकर बाहर गए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है उनका सम्मेलन आयोजित किया जाए और उन विद्यार्थियों का डेटा जो है महाविद्यालय द्वारा कलेक्ट किया जाए, ताकि भविष्य में महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के रोजगार मूलक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जो है स्वरोजगार से संबंधित अगर कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो इन पास हो चुके विद्यार्थियों को उस कार्यक्रम में हिस्सा बनाया जा सके और ताकि उनको भी रोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त हो। इसके माध्यम से विद्यार्थी जो पूर्व के विद्यार्थी हैं उनका एक भविष्य संवारने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शासन का मुख्य उद्देश्य है कि जो 2016-17-18 में पास आउट विद्यार्थी हैं इन विद्यार्थियों का डेटा कलेक्ट कर लिया जाए और ये निकट भविष्य में जो है इनके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोला जाना है इन बच्चों के लिए और उस पोर्टल में पूरा इन बच्चों का डेटा जो है संधारित किया जाएगा। सर विश्व बैंक से जो 10 करोड़ की जो राशि स्वीकृत हुई है तो इससे क्या होना है? बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार करने के मामले में आरोपी थान सिंह को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक बिरसा के जंगल में आरोपी ने तेंदुए का शिकार कर चमड़ा, दांत, पैर, नाखून, खोपड़ी, जबड़ा अपने पास रख लिया था, जो पकड़ाए जाने के दौरान पुजारी के भेष में था। यह मामला करीब 7 वर्षों से लंबित था। नगर के डॉक्टर अंबेडकर भवन से महात्मा फुले अंबेडकर समिति, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिला बौद्ध संघ के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध अनुयायियों के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब का स्मरण किया गया। यह कैंडल मार्च नगर का भ्रमण कर डॉक्टर अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस देश के मसीहा, विश्व रत्न, भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से विदा हो गए, दिवंगत हो गए। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और अम्बेडकर चौक से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक तक कैंडल मार्च लेते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए हैं और यह पूरा बहुजन समाज इस शहर का उपस्थित हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किए जाने के आरोप में यंत्री प्रसाद उर्फ रज्जू बेगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे उपजेल भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी के द्वारा वारासिवनी क्षेत्र की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था, जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। एक खंडवा से एक नाबालिग लड़की को लेकर भागा था वो व्यक्ति, उसको जो है आज छत्तीसगढ़ से पकड़ा है।
और उसकी गिरफ्तारी कर उसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। कल सुबह न्यायालय पेश किया जाना है? आज ही किया जा रहा है। सर मामला क्या था पूरा? मामला एक नाबालिग लड़की थी जिसको काफ़ी समय पहले 2 महीने पहले जो है बहला फुसला कर वो ले गया था और जो है छत्तीसगढ़ में कोई भानपुर जगह है वहाँ पर उसको रखा गया था। तो लड़का और लड़की दोनों साथ में पकड़ा है? नहीं, लड़की पहले आ गई थी और लड़का जो है फरार हो गया था वहाँ से। फिर भानपुर जो शहडोल के आगे जो है वहाँ से फिर वहाँ की इसकी सूचना थी और वहाँ से उसको पकड़ा। क्या मामला पंजीबद्ध किया गया था? उसमें मामला 376 का पंजीबद्ध किया गया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 पंचशील बुद्ध विहार के सामने नगरपालिका प्रशासन द्वारा नाली निर्माण के दौरान खुदाई में लापरवाही बरतने पर पंचकुला मेश्राम के मकान की दीवार ढह गई। साथ ही मकान का अन्य हिस्सा भी कमजोर हो गया, जिस पर श्रीमती मेश्राम और बाबा गोरे ने आपत्ति जाहिर की। आपका परिचय जी? पंचकुला बाई मेश्राम। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 9 बुद्ध विहार के सामने। ये घर आपका गिरा? हाँ, मेरा घर है गिरा। कैसे क्या गिर गया? वो नगर पालिका वालों ने जो नाली खोदे ना जी, तो बिल्कुल आसपास से नाली खोद रहे थे जी, तो एकदम से वो इधर की नाली की ईंटें छोड़ दिए और दीवार की तरफ से दीवार के पहले से ऐसे खोदे। तो मैंने उनको बोली भी, देखो मैंने बोली मट्टी की दीवार है, धीरे इधर मत कोल्हारो, तो उनने से कोल्हारे जैसे खोदे हैं उधर से गहरे, जिस कारण आपका घर गिरा। हाँ, और फिर अंदर मैं घुसी, अंदर देखी तो पूरी की पूरी क्रेक आ गई अंदर से, यहाँ से तो वहाँ तक। तो उनको बोली चलो, मैंने बोली एक लड़के को ले गई वो काम करने वाले को, देख मैंने बोली ये टार्च से ये देख इधर से पूरी क्रेक हो गई, ऐसा एक भी नहीं था मैंने बोली। तो वो कहता है नहीं जी हम काय को नुकसान करेंगे। फिर बाहर निकली, फिर दरवाजे पे बैठी थोड़ी देर, तो वो मट्टी गिरने लगी। तो मैंने बोली अरे मट्टी क्यों गिर रही है? तो देख रहे, मैंने बोली ये देख मट्टी गिर रही है, यहाँ ईंटें लगा, ऐसी बोला। कितने बजे गिरा है? अभी 4:30 बजे जी, 5 बजे। और जैसे यहाँ खड़ी हुई मैं, और बस एकदम से पूरा ऐसा गिर ही गया, पूरा ही गिर गया, पूरा ही एक साथ गिर गया। तो अपने ये खोदने वाले कौन थे? नगर पालिका के थे क्या ठेकेदार के थे? ठेकेदार के है बोलते हैं। ठेकेदार के है। हाँ। सर आपका परिचय? बाबा गौरे। कहाँ रहते हैं? यही वार्ड नंबर 9 का निवासी में, और बिल्कुल एकदम नहीं पड़ोस का बनते। ये गिरा तब आप थे यहाँ? यहाँ पे उस समय नहीं था, जब आवाज आई उसके बिल्कुल 5-10 मिनट में पहुँच गया यहाँ पे, और तो देखा यहाँ पे कि सब कुछ खलबली मच गई थी। यहाँ पे हर बार एकदम इधर उधर हो रहा था, कुछ नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हम ही लोग कुछ लड़के लोग मिलकर वहाँ से कुछ सामान अंदर से बाहर निकाले, और इसमें किसी की जान के कोई हताहत नहीं है, और बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ, और कुछ सामान अंदर रह गया। तो इस प्रकार से जो नगर पालिका द्वारा नाली खोदी जा रही है, इस पे क्या कहना है आपका? भैया सबसे पहली बात हमको इस बारे में ये कहना है कि नाली जो खोदी जा रही थी, तो अगले का जो घर था जी, उसको देख रेख करके खोदी जानी थी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी के पुराने पुलिस चौकी के पास मिला एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। 8 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जिला अधिवक्ता संघ ने असहयोग की कही बात। वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार के आरोपी को 3 वर्ष की सजा, 7 साल पूर्व दिया था घटना को अंजाम। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में परेशान हो रहे ग्रामीण अंचलों से आए दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र के लिए घंटों कराया जा रहा इंतजार। कृषि यंत्रों को लेकर शासन स्तर पर अब तक तय नहीं किया गया टारगेट, शासकीय लाभ से वंचित हो रहे अन्नदाता। सीसीएफ पर लगे आरोप की भोपाल टीम ने की जांच, पीड़िता के दर्ज किए गए बयान।
और नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 दिसंबर को होगी मतगणना। मतगणना स्थल में प्रशासन की ओर से किया जा रहे पुख्ता इंतजाम। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।